बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। अल्लाह ताला ने उसे सब कुछ दिया था। इसकी वसी सल्तनत की सआदतें दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके खजाने हीरे जवाहरात से भरे थे। हर तरफ खुशहाली का दौर दौरा था। ये समझ लीजिए कि इज्जत, दौलत और शोहरत हर चीज उसे मैसर थी। बादशाह की एक ही औलाद थी, शहजादा। वो बाप का जानशीन और वली अहद सल्तनत था। शहजादा बड़ा ज़हीन और अक्लमंद था। हुकूमत को जब भी किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ता, शहजादा अपनी अक्ल व ज़हानत से उसका मुकाबला करता और उलझी हुई गुत्थी को सुलझा लिया करता। बादशाह के पड़ोस में एक जालिम और खुदगर्ज बादशाह हुकूमत करता था, जिसे अपनी बुरी आदतों की वजह से ना इज्जत मिली और ना शोहरत। वो अपने हमसाए मुल्क की खुशहाली से जलता रहता था और हमेशा उसे नीचा दिखाने के मंसूबे बनाता रहता था। एक दिन उसने अपने दरबार से 4 अजीबो गरीब सवालात लिखवाकर हमसाया बादशाह के पास भेजे और कहा, अगर इन सवालों के जवाब मुकर्ररा वक्त पर न दिए गए तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारे मुल्क में कोई भी ज़हीन आदमी नहीं और तुम्हें मेरे मातहत होकर हुकूमत करनी पड़ेगी। सवालात ये थे, बेवकूफ़ बादशाह कौन होता है? बेवकूफ़ बादशाह के चापलूस दरबारी कौन होते हैं? अच्छाई में क्या बुराई है और बुराई में क्या अच्छाई है? बादशाह के दरवाजे का कुत्ता कौन होता है? ये सवालात इतने अजीब थे कि बादशाह के लिए इनका जवाब देना मुश्किल हो गया। ये इसकी इज्जत और मुल्क की सलामियत का मसला था। इसलिए उसने अपने ज़हीन शहजादे को बुलाया और सारा मामला बताया। शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, आप फिक्र न करें। ये सवालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप हमसाया बादशाह से 2 साल की मोहलत ले लें। इस दौरान मैं इन सवालों के जवाबात तलाश कर लूँगा। हमसाया बादशाह ने ये सोचकर मोहलत दे दी कि 2 साल में भी वो लोग इन सवालात के जवाबात नहीं दे सकेंगे। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 6 महीने बीत गए। एक दिन बादशाह को अचानक सवालात याद आए। इसने शहजादे से पूछा, बेटा, क्या तुमने इन सवालात के जवाब तलाश किए? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मुझे अभी मुल्क से बाहर जाकर कुछ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सफ़र पर निकलूं। बादशाह ने इजाज़त दे दी। शहजादे ने एक सौदागर का भेस बदला और ज़रूरी सामान लेकर हमसाया बादशाह के मुल्क रवाना हो गया। शहजादा कई दिनों के सफ़र के बाद हमसाया मुल्क पहुंचा। शाम हो चुकी थी और उसने एक छोटे से मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत ने दरवाज़ा खोला और पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? शहजादे ने नरमी से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूँ। औरत एक लम्हे के लिए झिझकी। उसने कहा, लेकिन मैं तो। शहजादा इसकी बात काट कर बोला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं आपको किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। औरत खूबसूरत और जवान थी। वो शहजादे को घर के अंदर ले गई और उसे खाना खिलाया। उसके बाद उसके पास आग की अंगीठी रखी और उसके आराम के लिए बिछौना बिछा दिया। शहजादा सारी रात बड़े आराम और सुकून से सोया। सुबह उठकर जब शहजादा जाने लगा तो उसने औरत से कहा, आपने जो मेरी आवभगत की है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। औरत बोली, अजनबी नौजवान, ये तो तुमने देख ही लिया होगा कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरा इस भरी दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। मैं बादशाह के दरबार की एक मामूली कनीज हूँ। सुबह से शाम तक मेहनत करने पर जो कुछ मिल जाता है उसी से अपना पेट पाल लेती हूँ। औरत की कहानी सुनकर शहजादा बहुत मुतासिर हुआ। उसने उसे कुछ अशर्फिया देना चाही, लेकिन औरत ने पुख्ता लहजे में कहा, मैंने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान समझकर
آپ کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور مہمان سے قیمت وصول کرنا میں سمجھتی ہوں کوئی شخص بھی گوارا نہیں کرے گا۔ شہزادے نے کنیز کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دیا۔ وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اسے راستے میں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ اس کا سر اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا بال بالکل سفید ہو چکا تھا۔ اس کے سارے جسم پر جھریاں پڑی تھیں اور کمزوری کی وجہ سے اسے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے، ہاتھ میں کٹورا لیے لوگوں کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھتا تھا، لیکن سبھی لوگ اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر آگے نکل جاتے تھے۔ بوڑھے کی حالت بہت خراب تھی۔ شہزادے نے بوڑھے کے پاس جا کر پوچھا، بابا آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا تمہاری دیکھ بھال کرنے والا اور کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے؟ شہزادے کی ہمدردی پا کر بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری کہانی بڑی دردناک ہے۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی دکھی ہوں گے۔ شہزادہ بولا، بابا تمہیں کیا دکھ ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ بوڑھا روتے ہوئے بولا، میں نے 50 برس تک اس ملک کے بادشاہ کے محل کی چوکیداری کی ہے۔ جب تک مجھ میں طاقت اور ہمت تھی، بادشاہ مجھ سے مرضی کے مطابق کام لیتا رہا۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے سب سے اچھے دنوں میں دن رات محنت کر کے اس کی خدمت کی۔ اس کا اشارہ پاتے ہی میں نے اس کا مشکل سے مشکل کام کر ڈالا۔ لیکن جب میں بوڑھا ہوا اور میرے بال سفید ہونے لگے تو اس نے مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا اور میری جگہ ایک دوسرا جوان آدمی رکھ لیا۔ ایسا کرتے وقت اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس آدمی نے اس کی 50 برس تک خدمت کی ہے۔ وہ اب بڑھاپے میں کہاں جائے گا؟ مجبور تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ ٹھہرا ایک بادشاہ اور میں راستے کا بھکاری۔ اس بڑھاپے میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب تو بھیک مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شہزادے کو بوڑھے پر بڑا ترس آیا۔ وہ اسے چند اشرفیہ دے کر آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے شہزادہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ وہاں بادشاہ بڑی شان سے اپنے درباریوں کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ اس کے خوشامدید درباری اس کی خوب تعریفیں کر رہے تھے۔ شہزادہ دربار میں پہنچ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، لیکن بادشاہ اپنے درباریوں کی خوشامد اور چاپلوسی سے اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر شہزادے کو دیکھنے کی فرصت نہ ملی۔ شہزادہ شام تک دربار میں چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر شہزادے کی طرف نہیں دیکھا تو وہ بہت دکھی سا ہو کر خاموشی کے ساتھ اٹھ کر دربار سے نکل گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ دوسرے دن صبح پھر بادشاہ کے دربار میں جا بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے درباری اسے اس کے سخاوت کی جھوٹی کہانیاں سنا کر خوش کر رہے ہیں۔ وہ اسے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ملک میں کوئی غریب اور دکھی نہیں ہے۔ کوئی درباری بادشاہ کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہا تھا اور بادشاہ اس سے خوش ہو کر اسے منہ مانگا انعام دے رہا تھا۔ شہزادے نے بھی اسی ترتیب سے کام لینا مناسب سمجھا۔ اس نے بادشاہ کی تعریف میں خوبصورت سا قصیدہ لکھا اور موقع پا کر بولا، حضور سلامت رہیں، میں بچپن سے ہی آپ کی دریا دلی اور سخاوت کی داستانیں سنتا رہا ہوں۔ میں آپ کے ملک میں جہاں بھی گیا ہوں، میں نے یہی سنا ہے کہ لوگوں کے دکھ سکھ کا خیال کرنے والا آپ سے بڑا بادشاہ اس دنیا میں دوسرا نہیں ہے۔ میرے دل میں بھی آپ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میرا یہ شوق پورا ہو گیا۔ بادشاہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ شہزادے نے بڑے ادب سے کہا، حضور میں ایک پردیسی ہوں، شاعری میرا پیشہ ہے، لیکن پچھلے دنوں میں جہاں بھی گیا مجھے کوئی ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملی جس پر میں کچھ شاعری کرتا۔ کل آپ کے ملک میں آیا اور آپ کی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوا اور ایک خوبصورت نظم لکھی ہے۔ آپ فرمائے تو ابھی عرض کروں۔ بادشاہ جو ایسی تعریفیں سننے کا عادی تھا، خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس نے کہا، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم ہمیں وہ نظم سناؤ جو تم نے کل لکھی ہے۔ شہزادے نے بڑے ہی دلکش آواز میں بادشاہ کی تعریف میں لکھا ہوا قصیدہ پڑھ کر سنا دیا۔
बादशाह उसे सुनकर बहुत खुश हुआ और शहजादे को दरबार में रख लिया। और थोड़े ही दिनों बाद शहजादा दरबार का खास शायर बन गया। अब शहजादे ने बादशाह की तारीफ करना शुरू की। वो वो वक्त बेवक्त बादशाह के तारीफों के पुल बांधा करता। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह शहजादे से इतना मायूस हुआ कि उसने शहजादे को अपना वजीर बना लिया और अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। बादशाह ने वजीर के लिए एक आलीशान महल भी बनवा दिया, जिसमें शहजादा और उसकी बीवी बड़े आराम से रहने लगे। इस वाकया के कुछ दिनों के बाद बादशाह के बेटे ने इसके साथ शिकार खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर यानी अक्लमंद शहजादा फौरन तैयार हो गया। दोनों ने शाही इस्तबल से उम्दा घोड़े लिए और शिकार के लिए जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते वो लोग जंगल में बहुत दूर निकल गए, लेकिन इनके हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा। आखिरकार जब शाम हो गई तो वो मायूस होकर घर वापस आने लगे। वो वापस लौट ही रहे थे कि उन्हें सामने से एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। इन दोनों ने इस पर एक साथ तीर चलाए और इनके तीर लगते ही चीता मर गया। चीता तो मर गया, लेकिन इनके लिए उसे घर ले जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था और घोड़े पर आसानी से नहीं लादा जा सकता था। वो दोनों बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन कोई तदबीर इनकी समझ में ना आई। बड़ी देर बाद जब उन्होंने ये फैसला किया कि चीते का सर काटकर अपने साथ ले जाएं और उसका धड़ यहीं छोड़ दें, चीते का सर काट लिया गया और वजीर ने उसे एक कपड़े में लपेटकर अपने घोड़े से बांध लिया और इसके बाद वो दोनों घर के तरफ चल पड़े। रास्ते में शहजादे का कोई दोस्त रहता था। जब वो उसके घर के पास पहुंचा तो रात भर के लिए वहीं ठहरने को वजीर से कहा, क्योंकि वो बहुत थक गया था। उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और रात भी काफ़ी हो गई है, मैं आज यहीं ठहरूंगा और कल शाम तक महल में वापस पहुँच जाऊंगा। शहजादा वहीं ठहर गया और वजीर परेशान सा अपने महल में वापस पहुंचा। उसकी बीवी बहुत देर से इसकी राह तक रही थी। इसने शौहर से पूछा, तुम कहाँ रह गए थे? मेरा तो फिक्र के मारे दम निकला जा रहा था। वजीर ने कहा, ये सब बातें बाद में करना, पहले मुझे एक फावड़ा ला कर दो, इस वक्त मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। उसकी बीवी की कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, इस वक्त तुम फावड़े का क्या करोगे और तुम इतने परेशान और घबराए हुए क्यों हो? वजीर ने कहा, तुम्हारी इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से एक फावड़ा चाहिए। इसकी बीवी ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? वजीर का सांस फूल रहा था। इसने कहा, मुझसे एक गलती हो गई है, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। अगर तुम्हें इसका पता चल गया और तुम्हारे मुंह से वो बात बादशाह तक जा पहुंची तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए तुम चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अब तो इसकी बीवी यानी शहजादी का माथा ठनका। वो बहुत जिद करने लगी और बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये बात किसी से नहीं कहूँगी। तुम मुझे बताओ कि फावड़े का क्या करोगे? वजीर ने कहा, वो राज मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन याद रखो कि अगर किसी पर जाहिर किया तो तुम हमेशा के लिए मुझसे हाथ धो बैठोगी। आज मैं तुम्हारे भाई यानी शहजादे के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहां हमने एक चीते का शिकार किया। शहजादा कहता था कि चीता इसने मारा और मैं कहता था कि चीता मेरे तीर से मरा है। इस बात पर हम दोनों में तकरार हो गई। मैंने गुस्से में आकर शहजादे को मार दिया। मैं धड़ को तो जंगल में ही छोड़ आया, लेकिन सर काट कर अपने साथ ले आया हूँ और अब इसी सर को यहाँ कहीं दफन करना चाहता हूँ। सिर्फ धड़ को देखकर कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये शख्स कौन है। इस तरह किसी को पता भी नहीं लगेगा शहजादा कहाँ है। ये सुनते ही शहजादे जोर जोर से रोने लगे। वजीर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उसकी बिल्कुल भी कोई बात ना सुनी। आखिर वजीर खुद ही कहीं से एक फावड़ा लाया और महल के बागीचे में एक गड्ढा खोदकर अपनी बीवी के सामने कपड़े में लिपटा हुआ वो सर उसने दबा दिया।
शहजादी रात भर अपने भाई को याद करके रोती रही और उसने अपने शौहर से कोई बात न की। अगले दिन सुबह सवेरे शहजादी उठकर रोती चिल्लाती बादशाह के महल में पहुंची और रो रो कर सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई। मलका को अपने बेटे से बड़ा प्यार था। वो ये सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उस वक्त महल में तहलका मच गया और बादशाह दौड़ा हुआ आया। जब उसने शहजादे के कत्ल की खबर सुनी तो इसके गुस्से की कोई इंतहा न रही। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो वजीर को गिरफ्तार करके दरबार में लाएं। थोड़ी ही देर बाद में बादशाह के सिपाही वजीर को बेड़ियां पहनाकर बादशाह के दरबार में ले आए। जो लोग वजीर से हसद करते थे वो उस वक्त बहुत खुश हो रहे थे। बादशाह ने वजीर को देखते ही जोर जोर से जमीन पर पांव मारते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को मारने की जुर्रत कैसे की? क्या तुम ये भूल गए कि मैंने तुम पर कितने एहसान किए हैं? मैं समझ गया कि तुम उसे मारकर इसकी जगह खुद इस मुल्क के बादशाह बनना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वजीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बादशाह ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जिस तरह तुमने मेरे बेटे का सर काटा है, इसी तरह तुम्हारा सर धड़ से अलग किया जाएगा। तुम्हारे सर को अपने महल के दरवाजे पर लटकाऊंगा ताकि मुल्क के सभी लोग देख लें कि शाही महल के किसी आदमी को हाथ लगाने का क्या नतीजा होता है। ये कहकर बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो वजीर को ले जाएं और इसका सर काट कर ले आएं। सिपाही वजीर को घसीटते हुए ले जाने लगे। जब वो लोग महल से बाहर पहुंचे तो उन्हें उस कनीज ने रोक लिया जिसने एक रात वजीर को अपने यहाँ ठहराया था। कनीज ने वजीर से कहा, आपको अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया। ये तो बड़ा जुल्म और सरासर नाइंसाफी है। माना कि शहजादी का खून हुआ है, फिर भी आपको सफाई पेश करने का मौका मिलना ही चाहिए था। इसके बाद कनीज ने सिपाहियों से दरखास्त की कि वो वजीर को दरबार में वापस ले चलें, लेकिन सिपाहियों ने कहा, तुम तो बादशाह के गुस्से से वाकिफ हो। अगर हम उन्हें वापस ले गए तो बादशाह सलामत हम सबको मौत की सजा सुना देंगे। कनीज बोली, तुम डरो नहीं, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगी। मैं उन्हें वापस दरबार ले जाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी। बादशाह मुझे जो चाहे सजा दे, लेकिन मैं जुल्म होता हुआ नहीं देख सकती। कनीज के इसरार पर सिपाही वजीर को फिर दोबारा महल में ले गए। उसे देखते ही बादशाह अपने तख्त से उठकर खड़ा हुआ और गुस्से से कांपने लगा, लेकिन फौरन ही कनीज ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, इसमें सिपाहियों का कोई कसूर नहीं है। मेरे कहने पर ये वजीर को वापस लाए हैं। मुझे मालूम हुआ है कि आपने वजीर का बयान सुने बगैर उन्हें मौत की सजा का हुक्म सुना दिया है। मुजरिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन बगैर छानबीन के फैसला करने से नाइंसाफी भी हो सकती है। बादशाह ने कहा, मैं उसे सफाई का क्या मौका दे सकता हूँ? उसने मेरे बेटे का खून किया है, इसलिए मैं भी उसे वही सजा दे रहा हूँ। कनीज ने कहा, हुजूर, मुझे माफ करें, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि इंसाफ तब होगा जब आप इस मामले की तहकीकात करेंगे। अगरचे वजीर ने वली अहद का खून किया है, तब भी आपको ये देखना होगा कि इनका कत्ल क्यों हुआ है। आपने उन्हें सबसे बड़ी सजा दी है, लेकिन उन्हें अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं दिया। अब तो बादशाह सचमुच अपनी गलती का एहसास कर रहा था। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो वजीर के महल से शहजादे का सर निकाल लाएं। कुछ ही देर में सिपाही कपड़े में लिपटा हुआ एक सर दरबार में लाए। बादशाह ने रुमाल खोलने का हुक्म दिया। रुमाल खोला गया, लेकिन ये क्या? ये तो एक चीते का सर था। सब हैरान रह गए, इसकी तरफ देखते रह गए। किसी के मुंह से एक लफ्ज तक न निकला। कनीज ने कहा, देखा हुजूर, अगर आप ये सर ना देखते तो आज इस मुल्क में कितना बड़ा जुल्म हो जाता। आप अनजाने में अपने दामाद से हाथ धो बैठते। इस दौरान में वली अहद सल्तनत शहजादा भी अपने दोस्त के घर से लौट आया। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने वजीर से पूछा, ये सब क्या है? इस तरह झूठी अफवाह फैलाने से तुम्हें क्या मिला? वजीर,
यानी अक्लमंद शहजादे ने जवाब दिया, हुजूर, आपको याद होगा कि तकरीबन 2 साल पहले अपने पड़ोस मुल्क के बादशाह से चंद सवालों के जवाब पूछे थे। उन्होंने इस सवालों के जवाब देने के लिए 2 साल की मोहलत मांगी थी। मैं आज आपको इन सवालों के जवाब ही देना चाहता था। मैं पड़ोसी मुल्क के बादशाह का बेटा हूँ। आपको सवाल तो याद होंगे। हुजूर, आपने ये सुनते ही कि मैंने आपके बेटे को मार डाला है, मेरे कत्ल का हुक्म दे दिया। एक बार भी मामले की छानबीन की कोशिश नहीं की। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमने ये कत्ल क्यों किया भी है या नहीं। आपके मुल्क में इंसाफ नहीं है, इसलिए आपको बेवकूफ बादशाह कहा जा सकता है। इसके अलावा जब आपने मेरा सर काटने का हुक्म दिया तो आपके किसी दरबारी ने इस पर एतराज नहीं किया। वो अपने सामने जुल्म होता देखते रहे। यही नहीं, वो मुझसे जलते और हसद करते थे, इसलिए दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि आप पर एतराज ना करके वो आपको नाइंसाफी की तरफ ले जा रहे हैं। लिहाजा वो सब बेवकूफ बादशाह के चापलूस दरबारी हैं। कल रात जब मैं इस सर को जमीन में गाड़ रहा था तो आपकी बेटी ने मुझसे सब बातें जानने पर इसरार किया। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन इसने वादा किया कि वो किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करेगी और मुझसे सारा राज उगलवा लिया। लेकिन क्या वादे पर हमेशा कायम रही? सुबह सवेरे ही उसने आप तक ये बात पहुंचा दी। उसने ये नहीं सोचा कि उसका इसके शौहर पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ आपकी अदना कनीज, जिससे ये जुल्म ना देखा गया और अपनी जान खतरे में डालकर आपके फैसले पर एतराज किया, मुझे कत्ल होने से बचा लिया। इसलिए कनीज बुराई में अच्छाई है और आपकी बेटी यानी मेरी बीवी होने के बावजूद अच्छाई में बुराई है। बादशाह के दरवाजे का वो बूढ़ा भिखारी जो आज भी रास्ते में बैठा भीख मांग रहा है, जब तक वो जवान और ताकतवर था तब तक आप इसका ख्याल रखते थे, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तो आपने उसे धुतकार कर बाहर निकाल दिया। अब आपके चारों सवालों के जवाबात आपको मिल गए हैं। मैं उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ आया था। अब मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ। आपकी बेटी की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इस कनीज से शादी करूँगा जिसने मेरी जान बचाई है। इसका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शहजादा ये सब कुछ कहता चला गया। शहजादे की ये सारी बातें सुनकर बादशाह शर्मिंदा हुआ और मुंह से कुछ भी न कह सका। शहजादे ने कनीज से शादी कर ली और उसे लेकर अपने मुल्क पहुंचा, जहां उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। मोहतरम नाजरीन, स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो देखने के लिए जज़ाकल्लाह। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।